नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है थायराइड और आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद के अनुसार थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारी का आप जड़ से इलाज कैसे करें। देखिए, थायराइड ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आजकल इसके मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जब भी आपको ये थायराइड की जो बीमारी है ये डिटेक्ट होती है, यानी आपके ब्लड टेस्ट में, पैथोलॉजिकल टेस्ट में जब ये वैल्यूज़ कम या ज़्यादा होती है तो आमतौर पर इसके लिए गोली शुरू कर दी जाती है और इस गोली को जीवन भर आपको लेने की सलाह भी दी जाती है। जब तक गोली चलती है तब तक तो आपकी जो ब्लड टेस्ट है वो नॉर्मल आते हैं, जो हार्मोन्स की लेवल है वो भी नॉर्मल दिखाती है। लेकिन भले ही ये लेवल्स नॉर्मल है और आपकी गोली चल रही है, लेकिन तब भी इस बीमारी का शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर भी असर होता है और कुछ लक्षण भी तब भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपको भी थायराइड से संबंधित बीमारी है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, और आप अगर मेडिसिन डिपेंडेंसी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी ये बीमारी ना हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि थायराइड की बीमारी यानी एग्जैक्टली क्या, इस थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनका हमारे शरीर पर क्या असर होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म यानी एग्जैक्टली क्या, इसमें आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें किस तरह की दी जाती है। तो इस तरह की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्रंथि है जो हमारे गले में है। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसमें से स्राव निकलते हैं, सिक्रीशंस निकलते हैं। इन स्रावों को हार्मोन्स कहा जाता है। तो इसमें से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 और थायरोक्सिन यानी T4। ये जो हार्मोन्स है ये खून के द्वारा शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और इसके जो कार्य है शरीर पर, तो ये इसका सबसे जो मेन कार्य है वो है हमारी चयापचय क्रिया पे, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म यानी जो हम खाना खाते हैं तो उसकी पचन क्रिया पर इस ग्रंथि के स्रावों का असर है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है, लीवर है, मसल्स है, ब्रेन है, जो स्किन है, तो इन सभी ऑर्गन्स पर इस ग्रंथि के हार्मोन्स का असर है। अगर थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बना रही है, यानी अगर ये ओवर एक्टिव है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। और अगर इनके स्रावों का यानी हार्मोन्स का प्रमाण ज़रूरत से कम है, यानी वो अंडर एक्टिव है, तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म इन दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए सही नहीं है और इसके लक्षण भी अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बीमारी तो होती है लेकिन वो असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उनको कोई भी लक्षण नहीं होते। जब उनकी लैब टेस्ट की जाती है तो उसमें ही ये जो लेवल्स है ये कम या ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि अगर इस ग्लैंड के यानी थायराइड ग्लैंड के अगर हार्मोन्स कम है, यानी कि ये ग्लैंड अंडर एक्टिव है, तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अब देखिए, ये ग्लैंड के हार्मोन कम है तो इसका असर चयापचय क्रिया पे यानी हमारे मेटाबॉलिज्म पे है। अगर हार्मोन्स कम है तो ये मेटाबॉलिज्म भी स्लो रहेगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो मेटाबॉलिज्म है यानी ये अग्नि का काम है, तो हमारा जो अग्नि है वो कम रहेगा, तो इसे अग्नि की विकृति या अग्नि का मंद होना कहा गया है। और आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। अग्नि के भी 13 प्रकार बताए हुए हैं। तो उसमें जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 महाभूतों के 5 अग्नि, तो इस तरह से 13 प्रकार बताए हैं। तो इसमें से जो आयुर्वेद के अनुसार ये जो अग्नि के 13 प्रकार है, तो यानी सेलुलर लेवल पे भी ये जो मेटाबॉलिज्म पर असर है तो वो हमें दिखाई देता है और इसके कारण शरीर में अलग अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं।
हाइपोथायराइडिज्म के इन लक्षणों में वेट गेन यानी वजन बढ़ना ये लक्षण दिखाई देता है, यानी ओबेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा जैसे शरीर में या फिर चेहरे पे बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई देना, फटीग सा रहना यानी बहुत थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द रहना या फिर मसल पेन रहना, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहना, तो ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा रुखापन दिखाई देता है, त्वचा में या फिर बालों में रुखापन रहता है, बालों का झड़ना है, बालों का टूटना है, बाल पतले होना, तो ये लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे उनको ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो हमने जैसे देखा कि इसमें ये मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि कम होता है, तो ये जो है उनको ठंड ज़्यादा सहन नहीं होती, इस तरह का लक्षण भी दिखाई देता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स भी कुछ दिखाई दे सकते हैं, किसी में डिप्रेशन दिखाई दे सकता है। ऐसे नहीं है कि सभी लक्षण सभी में दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, इसमें से कुछ लक्षण उनको दिखाई दे सकते हैं। महिलाओं में भी जो मासिक धर्म है तो वो भी अनियमित दिखाई देता है। काफ़ी बार जो मासिक धर्म है वो बहुत लेट आता है। कुछ पेशेंट्स में तो जो थायराइड ग्लैंड की जो साइज़ है तो वो भी बढ़ती है, जिसे गॉइटर कहा जाता है। तो इस तरह के अलग अलग लक्षण अलग अलग लोगों में दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोग असिम्टोमेटिक भी रहते हैं, यानी जैसे हमने देखा कि हार्मोन्स का जो लेवल है वो सिर्फ लैब टेस्ट में हमें इम्बैलेंस दिखता है, लेकिन एक्चुअल उनको सिम्टम्स कोई भी नहीं रहते। तो इस तरह के पेशेंट्स भी दिखाई देते हैं। तो आयुर्वेद में ये जो अवस्था है इसमें कफ और वात का डोमिनेंस बताया गया है। अब ये कफ और वात ये दोनों ठंडे नेचर के हैं, तो इसीलिए ये जो ठंडा नेचर है इसमें अग्नि कम है, तो इसमें चयापचय क्रिया कम है, तो इसी के कारण ये सभी जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, जो सिक्रीशंस है वो ज़्यादा है, यानी ग्लैंड ओवर एक्टिव है। तो सिक्रीशन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म को भी ये फास्ट करेगी, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण भी लक्षण बहुत सारे दिखाई देंगे। आयुर्वेद में इसे पित्त और वात का प्राधान्य बताया गया है। तो ये मेटाबॉलिज्म जब आपका फास्ट होता है तो वजन कम होना, यानी भले ही इन लोगों में भूख अच्छी रहती है, काफ़ी बार तो ज़्यादा भूख रहती है, लेकिन फिर भी वज़न कम होता है। तो इस तरह का लक्षण भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जैसे हार्ट बीट जो है वो फास्ट होना या फिर पाल्पिटेशन होना, जो मन की स्थिति है वो भी अस्थिर रहना, यानी इसमें फिर नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, इरिटेबिलिटी है, तो ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को धूप या गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मसल में पेन है, वीकनेस है, थकान है, ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा हाथों और पैरों में ट्रेमर्स यानी कंपन महसूस होना, या फिर महिलाओं में मासिक धर्म पर भी इसका असर पड़ता है, या फिर मोशन के लिए किसी को बार बार जाना पड़ता है, यानी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी रहती है, बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग लक्षण भी हाइपरथायराइडिज्म में दिखाई दे सकते हैं। भले ही आपको आज थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया आपके शरीर में काफ़ी सालों से यानी काफ़ी पहले से चली आ रही है। तो अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना चाहते हैं तो इसमें सुधार नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये पूछने की ज़रूरत है कि इसके पीछे कारण क्या है। आज हम इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह रहे हैं, यानी हमारी बदलती जीवन शैली या गलत जीवन शैली इसके लिए कारण है। तो देखिए, आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले सबसे ज़्यादा फोकस जो किया गया है वो दिनचर्या पर किया गया है, यानी हमारी जो दिनचर्या हो, यानी हमारा जो रूटीन हो वो किस तरह का हो, तो इस पर मेन फोकस उन्होंने किया है। यहाँ तक कि जो खान पान से संबंधित नियम है तो इसे आयुर्वेद में आहार विधि विधान बताया है, तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में वर्णन दिया है। हमने खान पान कब लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें उसमें बताई हुई है। इसके अलावा उन्होंने हर एक मौसम में यानी हर एक ऋतु में हमने क्या क्या यानी खान पान में या फिर हमारी शारीरिक क्रियाओं में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, तो वो भी बहुत ही डिटेल में ऋतुचर्या में बताया गया है। इसके अलावा जो सोने उठने का समय है वो किस तरह का हो, या फिर कुछ विशेष अवस्थाओं में हमने क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे गर्भिणी अवस्था है यानी प्रेगनेंसी में, या फिर सूतिका अवस्था है यानी डिलीवरी के बाद, या फिर रजस्वला परिचर्या उन्होंने बताया है, यानी महिलाओं में मासिक धर्म के समय उन्होंने किस तरह का रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग विशेष अवस्थाओं में भी किस तरह की चर्या उन्होंने अपनानी चाहिए, तो इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में वर्णन हमें मिलता है।
इस पर हमने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे दिनचर्या के ऊपर वीडियो है, ऋतुचर्या के ऊपर है, यहाँ तक कि जो रजस्वला परिचर्या है या फिर आहार विधि विधान है, तो इन सब के बारे में वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं। उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे मन की स्थिति का असर हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, यहाँ तक कि हमारी जो अंतस्रावी ग्रंथियाँ है यानी जो एंडोक्रिनल ग्लैंड्स है, तो उन सब पर हमारे मन की स्थिति का भी असर पड़ता है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम सभी बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या बताई है, तो उसमें बताया गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी दोष धातु मल अग्नि इनकी साम्यावस्था के साथ साथ ही अगर आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी इंद्रिया ये सभी अगर प्रसन्न है तो ही वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा महत्व इस मन को भी दिया गया है। लेकिन अगर ये मन स्वस्थ नहीं है, आपको अगर चिंता है, डर है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, मन पर तनाव है, तो इसके कारण जो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियाँ है उस पर भी असर पड़ेगा और फिर इनके हार्मोन जब डिस्टर्ब हो गए तो उन हार्मोन्स के कारण हमारे फिर से मन पे भी असर पड़ेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। खासकर आपने देखा होगा कि महिलाओं में ये जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का प्रमाण है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो महिलाओं में घर परिवार की जिम्मेदारी है, उनका जॉब है, बच्चों की देखभाल है, तो इन सब में कहीं ना कहीं ये जो तनाव है ये बढ़ता है और उस तरह के लक्षण भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसके शरीर में दोषों की जो स्थिति है वो अलग है, वो जहाँ पे रहता है वो प्रदेश अलग अलग है, वहाँ का मौसम अलग है, उसकी जो शारीरिक या फिर मानसिक उसका जो बल है वो भी अलग अलग है, उसकी उम्र अलग है, यहाँ तक कि जो शरीर में जो बीमारी है तो उसकी अवस्था भी अलग अलग है। तो इस तरह से सभी चीज़ें अगर अलग है तो उसके लिए एक ही चिकित्सा कैसे हो सकती है? तो सिर्फ कोई एक गोली या दवाई इसमें काम नहीं कर सकती। इसमें पूरी तरह से प्रॉपर इसकी हिस्ट्री लेके फिर सही तरह से चिकित्सा लेना ज़रूरी है। हाइपोथायराइडिज्म में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा दी जाती है तो उसमें सबसे पहले अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा दी जाती है। जैसे इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो है, अग्नि मंद है, तो उसे बढ़ाने की चिकित्सा देना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कफ और वात दोष बढ़े हुए हैं तो उनके लिए भी अग्नि को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही ठंडे नेचर के हैं। तो इसके लिए हमें गर्म स्वभाव की जो चीज़ें हैं, जैसे मसालों की चीज़ें हैं, तो उनका युक्तिपूर्वक हमें प्रयोग करना है, यानी सही मात्रा में और सही समय तक हमने इसका प्रयोग करना है, ताकि इससे पित्त दोष ना बढ़े लेकिन जो शरीर में अग्नि है वो ज़रूर बढ़े। तो इसमें आप घर में ही जैसे त्रिकटु चूर्ण है, यानी सोंठ, काली मिर्च और पिपली, इन तीनों को समान मात्रा में मिला के उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसे आप छाछ के साथ भी ले सकते हैं। इसको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, यानी 2 से 4 चुटकी की मात्रा में आप दिन में 2 बार भी आप इसे ले सकते हैं। सुबह के खाने में आप इसे छाछ के साथ भी ले सकते हैं, या फिर छाछ को आप थोड़े से घी में, जैसे जीरा है और कड़ी पत्ता है, तो उसका छोंका लगा के आप इस छाछ को भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपका अग्नि बढ़ने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा खाने के आधा घंटा पहले जैसे अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के उसको अच्छे से चबा चबा के आप खा सकते हैं। ये भी आपकी भूख को खोलने में, अग्नि को बढ़ाने में, ये इसका भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हाइपोथायराइडिज्म में एक और चीज़ सबसे ज़रूरी है कि इसमें जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो है तो जो भी चीज़ें पचने में हल्की है तो उन्हीं चीज़ों का आप सेवन करें। तो जो मसालेदार चीज़ें हैं या तली भुनी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, तो इनको अवॉइड करना है। और जो चीज़ें पचने में हल्की है तो उन चीज़ों को हमने सेवन करना है। फिर इसमें जैसे राजमा, चने या फिर छोले है, पनीर है, इसको भी अवॉइड करना है। रात को दूध बहुत ज़्यादा लेना या फिर दही का सेवन करना, तो ये सभी चीज़ें इसमें अवॉइड करनी है। जैसे गेहूं की जो रोटी है उसमें भी स्निग्धता ज़्यादा है, वो थोड़ी सी हेवी है डाइजेशन के लिए, लेकिन जो ज्वार है या बाजरे की रोटी है, नाचनी है, तो ये कंपैरिजन में डाइजेशन के लिए हल्की है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह के खाने में आपने जैसे गेहूं की रोटी ले ली और शाम को आप इसमें से बाजरे की रोटी या नाचनी की रोटी भी आप ले सकते हैं। इसमें हल्का सा रूखापन है तो उसके साथ आप थोड़ा सा घी लगा के ज़रूर लें, ताकि ये रूखापन ना बढ़े, लेकिन इसके जो पचने में ये जैसे हल्की है तो उसका फ़ायदा भी आपको मिल सके।
हाइपोथायराइडिज्म में बाकी भी कुछ छोटी छोटी क्रियाएं आपको हाइपोथायराइडिज्म को कम करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद कर सकती है। जैसे उपटन बताया हुआ है, तो उपटन में जैसे चने का आटा है या जव का आटा है या फिर त्रिफला चूर्ण है, इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। तो इसकी पेस्ट बना के उससे आपको उपटन करना है। तो इससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, शरीर में जो कफ दोष पड़ा है तो उसको कम करने में ये आपको मदद कर सकता है। उपटन के भी बहुत सारे फायदे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हुए हैं। इसके अलावा आप नस से कर सकते हैं, यानी नाक में आप तेल की 2-2 बूंदें डाल सकते हैं। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में जैसे हमें थोड़ी सी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो इसमें जैसे तिल का तेल है या फिर सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों जो तेल है वो थोड़े से गर्म स्वभाव के हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फिर आप इसमें प्राणायाम कर सकते हो, स्पेशली जो कपालभाति है वो अग्नि को बढ़ाने वाली है, तो आप जितना इजीली कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। इसके अलावा जो योगासन है तो उसमें सूर्य नमस्कार है या फिर जैसे हलासन है, सर्वांगासन है, भुजंगासन है, या फिर सिंपल से जो गर्दन के व्यायाम है, यानी जैसे ऊपर नीचे करना या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो इस तरह से सिंपल जो आप कर सकते हैं इजीली, तो वो भी इसमें फ़ायदा दिला सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में उपवास भी आप कर सकते हैं ताकि आपका अग्नि बढ़े और कफ दोष कम हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कफ को तो कम करना है, लेकिन इसमें वात को बढ़ने नहीं देना है। तो इस तरह से बैलेंस करना है। उपवास करने का भी सही तरीका क्या है, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है, तो इस पर भी हमने अलग वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में चिकित्सा क्या हो सकती है। तो देखिए, इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट है, शरीर में पित्त और वात दोष बढ़े हुए हैं। तो इस अवस्था में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको उपवास बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना है, भूख लगने पर ज़रूर खाना खाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम भी आपने नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। और जो चीज़ें स्निग्धता जिसमें है, अब थोड़ी सी हेवी चीज़ें भी आप ले सकते हैं, जैसे मक्खन है या दूध है तो वो आप ले सकते हैं। घी तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, यानी जो गाय का घी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वात और पित्त को कम करता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो इस तरह से घी आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा जो मुनक्का है, यानी जो काला मुनक्का है, या फिर आप जैसे आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आप शतावरी ले सकते हैं। फिर इसमें शतावरी का चूर्ण हो या फिर कल्प हो या उससे बना हुआ घी हो, तो इनमें से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके शरीर में ये जो वात और पित्त दोष पड़ा है तो उनको कम करने में आपको मदद करेगी। अभ्यंग भी आप ज़रूर करें। अभ्यंग यानी शरीर को तेल लगाना, तेल की मालिश करना। तो अभ्यंग के लिए आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो नस्य चिकित्सा है तो नस्य के लिए आप जैसे गाय का घी है या फिर नारियल तेल है, इसको इस्तेमाल करें। ये दोनों जो घी और तेल है ये वात और पित्त को कम करेगी। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, तो इन तरह के प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मन को स्थिर रखें, मन को शांत रखे, इसके लिए फिर मेडिटेशन है, ध्यान है। तो ये सभी चीज़ें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में जो मन की भी अस्थिरता है तो उनको भी कम करने में मदद कर सकती है। थायराइड के जिन पेशेंट्स में दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, शरीर में स्त्रोतोरोध है, यानी जो शरीर के जो सूक्ष्म चैनल है उनमें अवरोध है, तो उस अवस्था में पंचकर्म चिकित्सा करना भी ज़रूरी है। तो आपको औषधि चिकित्सा के साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा का भी फायदा मिल सकता है। लेकिन आप भले ही औषधि चिकित्सा लो या फिर पंचकर्म लो, लेकिन आपने जो हमने इसके पहले जीवन शैली में हमने क्या क्या बदलाव करने हैं तो वो आपने करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके थायराइड के हार्मोन्स को हमेशा नॉर्मल बनाए रखने में आपको मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।